असल में ये टीचर का काम है कि वो बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दे सके कि यू कैन डू एवरीथिंग, यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यहूदी क्यों दुनिया के अंदर कामयाब हैं? चंद थोड़े से हैं लेकिन दुनिया के अंदर कामयाब तरीन है, इसलिए कि उनके छोटे से छोटे बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है, यू कैन डू एवरीथिंग एंड यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये नारा लगाया जाता है उनके स्कूलों के कि वी आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। छोटी उम्र से बच्चे को डराना शुरू हो जाते हैं, कुत्ता आ रहा है, डोगी खा जाएगा, कूड़े वाला ले जाएगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये सारी चीज़ें उसका कॉन्फिडेंस शेक करती हैं और वो कॉन्फिडेंस लूज करता चला जाता है, फिर वो हर चीज़ से डरता है। जितनी भी मॉनेटरी वैल्यूज़ के अंदर जो चीज़ें भी ये मैनेजेबल हैं, ये चीज़ें दोबारा बन सकती हैं, लेकिन बच्चे की शख्सियत एक दफ़ा डैमेज होगी वो दोबारा नहीं बन सकती। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा होना चाहिए, ना कि ये मादी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 C's ऑफ एजुकेशन, 7 C's ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। 3 सेशन में हम करेक्टर बिल्डिंग, कोलैबोरेशन एंड कैरियर काउंसलिंग के ऊपर बात कर चुके हैं। आज हमारा जो 4th C है वो है कॉन्फिडेंस। इस वक्त जो सोसाइटी में आप देखते हैं तो हमारे यहाँ एजुकेशन जितनी भी है उसमें कॉन्फिडेंस को किल किया जाता है, और सिर्फ एजुकेशन में नहीं, आप घर से स्टार्ट करें, बहुत अर्ली स्टेज से बच्चे को उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ बखेरी जाती हैं। इसी दिन मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, पाकिस्तानी एक ग्रेजुएट ने एक रिसर्च की है। पाकिस्तान में जो बच्चों को टीज़ किया जाता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा बातें सुनाई जाती हैं, ताने दिए जाते हैं, इसके ऊपर उसने रिसर्च की और उसकी फाइंडिंग ये है कि पाकिस्तान में 20 साल की उम्र तक एक बच्चा, एवरेज बच्चा, इल्ला माशाल्लाह कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो ये इन चीज़ों को समझते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो उसके नतीजे में बच्चे की ज़ात में क्या असर पड़ेगा। अदरवाइज़ मैक्सिमम, मैं क्योंकि खुद देखता हूँ फैमिली में, दोस्तों में, बाकी लोगों के अंदर देखता हूँ कि बच्चे का कॉन्फिडेंस कहीं मैटर नहीं करता। तो वो रिसर्चर ये कहता है, उसकी फाइंडिंग ये है कि 20 साल की उम्र तक एक बच्चा पाकिस्तान में लगभग 20,000 दफ़ा ये सुनता है तो तुम नालायक हो, तुम नकट्टू हो, तुम नकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। यानी एवरेज 3 दफ़ा वो रोज़ाना ये सुनता है कि तुम बहुत ही नालायक हो, तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या बनेगा, तुम ज़िंदगी में कहाँ जाओगे, पता नहीं, तुम्हारा पेट कैसे पलेगा, तुम्हारा पता नहीं क्या बनेगा। ये वो सारे अल्फाज हैं जो हमें रूटीन में बच्चों को सुनवाते हैं और बच्चे को सुनने पड़ते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि बच्चा नालायक होता चला जाता है। बच्चा ये समझने लग जाता है कि मैं नालायक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लूज़र हूँ, मैं कभी विन कर ही नहीं सकता, और फिर वो उस आस्ता आस्ता उस सारे पैटर्न से हटता चला जाता है। हर काम उसे मुश्किल और नामुमकिन लगता है, हर काम के अंदर हाथ डालते वो डरता है, कोई इनिशिएटिव लेते वो डरता है, कोई रिस्क लेते वो डरता है। इसलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान में बिज़नेस कम लोग करते हैं, जॉब की तरफ, नौकरी की तरफ, इसलिए कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर और हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये डाल दिया कि आपने कोई रिस्क नहीं लेना, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, डरते रहना है, आप ये नहीं कर सकोगे, आप ये नहीं कर सकोगे, ये नहीं हो सकेगा, यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ये आपके बहुत स्टार्ट से शुरू हो जाता है। एक स्टोरी है बेसिकली, तो ये एक अंग्रेज़ राइटर की स्टोरी ही उसने लिखी है, लेकिन उसको ट्रांसलेट किया है जावेद चौधरी ने आयशा और तारक के नाम से। लेकिन असल में ये स्टोरी एक जेडी नाम के एक बच्चे की है। स्टोरी पूरी तो बहुत लंबी है और अगले चंद दिनों में मैं एक बुक लेके आऊँगा, वो इंशाल्लाह आपको PDF में अवेलेबल होगी, ज़िंदगी बदलने वाली 7 कहानियाँ। तो उसमें उसके अंदर ये कहानी शामिल होगी इंशाल्लाह, तो उसमें आप ये पूरी कहानी पढ़ सकें। वैसे तो आप नेट के ऊपर भी आप देख सकते हैं। जेडी की स्टोरी तो इंग्लिश में अवेलेबल होगी, लेकिन आप उर्दू में अगर पढ़नी है तो आयशा और तारक के नाम से एक स्टोरी है, इसकी ट्रांसलेशन की है जावेद चौधरी ने। तो पूरी स्टोरी लंबी है, मैं ज़रा उसका थोड़ा सा उसका आगाज़ बताता हूँ, जिससे आप ये देखेंगे कि कॉन्फिडेंस, एतमाद अगर आप बच्चे को दे देते हैं तो उसके नतीजे में बच्चे की ज़ात में, बच्चे की जो लर्निंग है, जो बच्चे का ग्रोइंग पेस है, उसके अंदर कितना फ़र्क पड़ जाता है। कहते हैं कि अमेरिका के एक स्कूल में एक टीचर थी, मिस कैथरीन। वो नई स्कूल में आई, बड़ी स्माइलिंग फेस वाली टीचर थी और वो बच्चों के साथ बड़ा प्यार करती थी। और जब वो क्लास के अंदर दाखिल होती थी तो वो पहला जुमला ये बोलती थी, आई लव यू ऑल। लेकिन उस क्लास के अंदर एक जेडी नाम का एक बच्चा था जिससे वो मोहब्बत नहीं करती थी, और वो ये जानती थी कि मैं आई लव यू ऑल बोलते हुए भी
मेरे जहन में उस बच्चे का तस्वर ज़रूर होता है कि मैं इस बच्चे से प्यार नहीं करती। क्यों? वो बच्चा बहुत गंदा आता है, इसलिए कि वो बच्चे के मतलब कपड़े धुले नहीं होते, बाल बने नहीं होते, बटन टूटे होते हैं, कभी शूज़ पॉलिश नहीं होते, और बड़ी ऐसी कैफियत के अंदर होता है जो एक हाई फाई स्टैंडर्ड के अंदर इदारे के अंदर बच्चे को दाखिला ही नहीं मिलता। वो परेशान होती थी कि ये बच्चा इस स्कूल के अंदर दाखिल कैसे हो गया। पूरा साल चलता रहा, 3 या 4 क्लास का वो बच्चा था, और पूरे साल में वो सुनता रहा, टीचर की बातें सुनता रहा, बच्चों के मजाक सुनता रहा। और टीचर कभी कभी तो ये कह देती कि बच्चे गंदे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि आप जेडी को देख लें, और बच्चे कहकर लगाते। जो बात टीचर को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी वो बच्चे का स्पार्ट चेहरा था। बच्चे का चेहरे पे कोई तासर ही नहीं होता था, ना अच्छा ना बुरा, ना उससे कोई तकलीफ होती थी ना उससे कोई खुशी होती थी। बिल्कुल खामोश चेहरे के साथ वो बच्चा पूरा साल बैठता, कोई काम नहीं करता, कोई सबक नहीं सुनाता। एट द एंड ऑफ ईयर जब उसका परफॉर्मेंस कार्ड बनने लगा तो टीचर ने एडिशनल रिमार्क्स के अंदर ये लिखा कि ये बच्चा बहुत नालायक है, ये बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, और ये बच्चे स्कूल के अंदर नहीं चल सकते, इसको चाहिए कि किसी और स्कूल के अंदर भेज दें या स्कूल से इसको फारग कर दें, इसका वक्त वैसे ज़ाया हो रहा है। जब वो कार्ड प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचा, जो प्रिंसिपल थी उसने देखा तो बड़ी हैरान हुई, और उसने उस टीचर को बुलाया और उसने कहा कि इस अलमारी के अंदर जेडी की फ़ाइल पड़ी हुई है, तो वो मैं ये चाहूँगी कि आप इस फाइल को स्टडी करें। वो टीचर फाइल निकालती है और फाइल देखती है तो बड़ी हैरान होती है कि वो बच्चा तो फ्रॉम केजी क्लास या प्री मॉन्टेसरी से वो टॉप करता आ रहा है। हाँ, 2 क्लास में उसकी 1 से 3rd पोजीशन आ गई। और एडिशनल रिमार्क्स में टीचर ने ये लिखा हुआ है कि इस बच्चे की माँ की डेथ हो गई है, और ये बच्चा घर में इसकी कोई निगहदाश्त करने वाला नहीं है, अपनी नानी दादी के पास रहता है, तो वहाँ वो बूढ़ी हैं, वो इसकी ज़्यादा प्रॉपर निगहदाश्त भी नहीं कर सकती और प्रॉपर इसको ना पढ़ा सकती हैं। टीचर को चाहिए कि वो माँ का रोल प्ले करते हुए इसकी इस कमी को पूरा करें। अब वो टीचर चेंज हो गई, नई टीचर ये आ गई, इससे तो इस बैकग्राउंड का नहीं पता था। नतीजा तो साल पूरा इसने इस अंदाज में डील किया, और वो बच्चा जो पिछली क्लास तक 3rd पोजीशन पे था और उससे पीछे टॉपर था, अगली क्लास में बिल्कुल फेल हो चुका था। उस दिन टीचर ने लिटरली रोई और उसने कहा कि मैंने बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादती की, पूरा साल मैंने बच्चे को इस पूरी तरह से टीज़ किया है। उसने प्रिंसिपल से एक रिक्वेस्ट की कि अगली क्लास मुझे दी जाए, और ये क्लास दोबारा अगले साल के लिए मुझे दी जाए, और मुझे ये इजाज़त दी जाए कि मैं जेडी को अगली क्लास में प्रमोट कर सकूँ। प्रिंसिपल ने उसे इजाज़त दे दी कि देख लो, अगर तुम इसको आगे चला सकती हो तो ज़रूर इसको प्रमोट कर लो। बच्चा प्रमोट हो जाता है, वो अगली क्लास में 7 बच्चों के आ जाता है, और अब जब वो नई क्लास के अंदर दाखिल होती है तो आई लव यू ऑल बोलती है। अब वो ये समझती है कि मैं सारे बच्चों से बराबर मोहब्बत करती हूँ। उस दिन क्या वो एक काम करती है, जो मैं कॉन्फिडेंस की बात करना चाह रहा था, वो असल में यहाँ पे वो नुक्ता आता है। ये बेसिकली पीछे स्टोरी समझाने का ये था कि पूरी बात को समझा जा सके। वो एक सवाल पूछती है और बच्चों से कहती है, बच्चे सवाल कौन, आज इस सवाल का जवाब जेडी देगा। बच्चे बड़े हैरान हुए, बच्चे हंसने लगे, जेडी कैसे देगा। लेकिन टीचर ने कहा देखिएगा जेडी इस सवाल का जवाब ज़रूर दे देगा। अब जेडी भी परेशान हो रहा था कि ये अचानक से टीचर को क्या हो गया। वो जेडी को उठाती है, लेके आती है, पास लेके आती है, आस्ता से उसके कान में सवाल का जवाब बताती है, और फिर उसका हौसला बढ़ाती है कि आप इसका जवाब दे दें। जेडी परेशान हो रहा होता है, वो बोल नहीं पा रहा होता, उसका कॉन्फिडेंस इस हद तक शेक हो चुका होता है कि वो तो अब क्लास फेलोज़ के सामने बोलने से डर रहा होता है। लेकिन उसकी 2-3 दफ़ा की टीचर्स की मोटिवेशन से, थपकी से, प्यार से उसके अंदर हिम्मत होती है कि वो आस्था से उस सवाल का जवाब दे देता है। जो नहीं वो ये जवाब देता है तो वो टीचर उसको उठा के टेबल पे खड़ा करती है और सारे बच्चों से कहती है कि आप इसके लिए तालियां बजाएं। देखें जेडी ने आज सवाल का जवाब दे दिया है। अब ये देखिएगा कि जेडी रोज़ाना सबक भी याद करेगा और सवाल का जवाब भी दिया करेगा, और बिल्कुल आपकी तरह वो अच्छा बच्चा भी होगा, और ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत लायक बच्चा है, और हम इसको जना अप्रिशिएट करते हैं। उस दिन बच्चे जेडी को कुछ फील हुआ कि हाँ, कोई है ऐसा जो मेरे साथ भी मोहब्बत करता है, जो मेरे साथ भी कोई जिसका कोई ताल्लुक़ है। वो वह दिन था जिस दिन जेडी ने घर जाकर किताबें दोबारा खोलीं, उसने कुछ याद करने की कोशिश की। वो अगला दिन था जिस दिन जेडी अपने कपड़े धो के आया, अपने जूते धो के आया, पॉलिश नहीं थी, धो के आया, बालों में लगाने के लिए तेल नहीं था, उसने पानी से बाल सीधे किए और कंपैरेटिवली बेहतर सिचुएशन के अंदर आया।
अगले दिन से वो बहाल होना शुरू हुआ और दोबारा उस पेस पे आना शुरू हुआ। एट द एंड ऑफ 4 क्लास वो बच्चा दोबारा क्लास का टॉपर था। असल में ये टीचर का काम है कि वो बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दे सके कि यू कैन डू एवरीथिंग, यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यहूदी क्यों दुनिया के अंदर कामयाब हैं? चंद थोड़े से हैं लेकिन दुनिया के अंदर कामयाब तरीन है, इसलिए कि उनके छोटे से छोटे बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है, यू कैन डू एवरीथिंग एंड यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये नारा लगाया जाता है उनके स्कूलों के कि वी आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आप ये देखें कि एक बच्चा 20 साल की उम्र तक अगर ये ना सुने कि तुम नालायक हो, तुम निकट्टू हो, तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सके, तुम्हारा पता नहीं क्या बनेगा, उसके बारे में वो ये सुने कि तुम बहुत लायक हो, तुम बहुत जीनियस हो, तुम दुनिया में बहुत बड़ा कोई काम करोगे, तुम तो नोबेल अवार्ड हासिल कर सकते हो, तुम कोई नई थ्योरी बना सकते हो, तुम कोई नया कानून बना सकते हो, तुम नई मशीन बना सकते हो। जिस भी फील्ड के अंदर वो जा रहा हो, आप उस फील्ड के हिसाब से उससे अगर ग्रो कर रहे हो, उसे रोज़ाना ये 2 या 3 दफ़ा ये बात कह रहे हो, आप देखेंगे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा और बच्चे का इंटरेस्ट लेवल क्या होगा। वो उस चीज़ के अंदर फिर उतर जाएगा जैसा कि उतरने का हक है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होती। हम प्राइवेट एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसमें बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अभी भी बहुत दूर है। और दूसरा एक और इशू ये आ गया कि हम अफरातो तफरीक का शिकार हो गए। कॉन्फिडेंस के नाम पे हम बच्चों को बदतमीज़ भी कर रहे हैं। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंस, नाम तो कॉन्फिडेंस होता है लेकिन वो बदतमीज़ बना रहे होते हैं। बच्चे को वालिदैन से बात करने की तमीज़ नहीं है, बच्चे को टीचर से बात करने की तमीज़ नहीं है, बच्चे को अपने से बड़े से बात करने की तमीज़ नहीं। तो इन दोनों के अंदर बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बच्चा बिल्कुल आज़ाद हो गया और जो चाहे करता फिरे और जो चाहे बोलता फिरे। असल में ये मैनर्स सिखाना बहुत ज़रूरी है कि क्या बात करनी है और किस वक्त करनी है। हम अगले कम्युनिकेशन के अंदर इसके ऊपर बात भी करेंगे कि बच्चे को क्या चीज़ बोलनी चाहिए और कब बोलनी चाहिए और कैसे बोलनी चाहिए। ये पूरी साइंस है, पूरी एक थ्योरी है कि अपने बच्चों को कैसे गाइड करना है कि वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हूँ, कैसे बोल रहे हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हूँ। अब देखते हैं कि आपका बच्चा MA करने के बाद भी पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, 4 बंदों के सामने बात करते हुए डरता है, कोई इनिशिएटिव लेने से डरता है, कोई रिस्क लेने से डरता है। वजह क्या है? कि वजह आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं। आप बच्चे को डरा के रखते हैं और फिर हम छोटी उम्र से बच्चे को डराना शुरू कर देते हैं। कुत्ता आ रहा है, डोगी खा जाएगा, कूड़े वाला ले जाएगा, ये कर लेगा। ये सारी चीज़ें उसका कॉन्फिडेंस शेक करती हैं और वो कॉन्फिडेंस लूज़ करता चला जाता है। फिर वो हर चीज़ से डरता है। आप ये देखते हैं सोसाइटी में 2 तरह के लोग हैं। एक फ़र्द है जो रात में किसी भी लम्हे कहीं भी जा सकता है और एक फ़र्द है जो शाम होते ही बाहर अकेला वॉशरूम अगर अलग से अटैच नहीं है तो वहाँ जाते हुए डरता है। वजह क्या है? कि वजह उसका कॉन्फिडेंस शेक किया गया है, उसकी कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ बखेरी गई हैं। हमें बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को, किताबें ना रटे, पोजीशन ना ले, लेकिन बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अगर बिल्ड रहेगा तो बच्चा ग्रो करेगा। बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा उसके लिए चंद टिप्स हैं। पहली ये है कि बच्चे को मम्मी डैडी तो बनाना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि बच्चे को बहुत लाड प्यार के अंदर रखते हैं और बच्चे को कोई काम करने, नहीं ये तुम नहीं कर सके, नहीं टूट जाएगा, ग्लास टूट जाएगा, नहीं तुमने ये नहीं करना, तुम्हारे से ये हो जाएगा, तुम्हें लग जाएगी, तुम जख्म हो जाओगे। हाँ, इस हद तक मेजरमेंट ज़रूर लें कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सके या उससे किसी दूसरे बच्चे को नुकसान हो। चीज़ों के नुकसान पे आप परेशान ना हो। चीज़ें टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, आती रहती हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ग्लास टूट गया कोई मसला नहीं है, जग टूट गया कोई मसला नहीं है, बच्चे ने किसी दीवार के ऊपर कोई चीज़ पेंट कर दी, कुछ लिख दिया, नो इशू। ये जितनी भी मॉनेटरी वैल्यूज़ के अंदर जो चीज़ें भी ये मैनेजेबल हैं, ये चीज़ें दोबारा बन सकती हैं। लेकिन बच्चे की शख्सियत एक दफ़ा डैमेज होगी, वो दोबारा नहीं बन सकती। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा होना चाहिए, ना कि ये मादी चीज़ें। जैसे हमने एक प्रैक्टिस की है कि अमूमन में बच्चे से गिलास टूट जाता है, नो प्रॉब्लम, तो उस वक्त चीखना नहीं है, उस वक्त चिल्लाना नहीं है, क्योंकि एक प्रॉब्लम से पहले फेस कर रहा है कि मुझसे गिलास टूट गया, ऊपर से आपने उसे चीखना, चिल्लाना और या डांटना डपटना शुरू कर दिया, तो वो तो बिल्कुल ही बैठ जाएगा कि तो मेरे से तो बहुत गलत हो गया। तो अब तो वो दोबारा गिलास को पकड़ते हुए भी डरेगा। गिलास टूट गया, नो इशू, ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आपको कांच ना लग जाए, कोई मसला नहीं, गिलास टूटने वाली चीज़ें टूट जाती है। तो अब ये बच्चे को कॉन्फिडेंस देगा कि कोई इशू नहीं है, मतलब ये चीज़ें टूटने वाली टूट जाती हैं। तो पहला ये है कि बच्चे को एक्टिविटीज़ दें, बच्चे को इंगेज करें, उसको मुख्तलिफ प्रैक्टिस से गुजारें, और अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसको हौसला दें, कोई मसला नहीं है, ये ठीक हो जाएगी, मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह हम दोबारा इसको ठीक करते हैं।
दूसरी चीज़ ये करें कि बच्चे को कभी भी ये ना कहें कि तुम नालायक हो, तुम नकट्टू हो, तुम नाकाम हो जाओगे। इवन दैट कि कितना ही नालायक क्यों नहीं है, कितना ही स्लो लर्न, नालायक तो कोई नहीं होता, बेसिकली स्लो लर्नर्स होते हैं। और स्लो लर्नर्स की भी बुनियादी वजह ये होती है कि उसको बेस अच्छी नहीं मिली होती। तो आप कभी भी बच्चे को ये नहीं कहें कि तुम बड़े नालायक हो और तुम कभी विन नहीं कर सकोगे, तुम लूज़र हो, तुम कभी जीत नहीं सकोगे, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। ये कामयाबी का पैमाना जो आपने बनाया हुआ है नंबर्स का, इसकी ज़िंदगी के साथ इसका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। बहुत अच्छे नंबर्स लेने वाले बड़े मुश्किल में ज़िंदगी गुजारते हैं, और बिल्कुल ही एक दिन भी स्कूल ना जाने वाले बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसका इससे ताल्लुक़ ही नहीं है कि बच्चे आपका कितना नंबर लेता है। असल में एक बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे के अंदर से खौफ और डर को ख़त्म करें, और ये ख़त्म हो सकता है आपके हौसले से, आपके पुश करने से, आपके थपकी से, आपके गले लगाने से, आपको लेटस डू की फ़िलासफ़ी से एक साथ कि तुम करो, तुम ये करके दिखाओ, नहीं आए मिल के करते हैं, आए और करे भले वो बच्चा, लेकिन आप उसके सपोर्टिव रोल के तौर पे साथ चल रहे हों तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और बच्चा आगे चलेगा। बच्चे की गलतियों को जितना इग्नोर कर सकते हों करें, और अगर बच्चा गलती करता है तो फौरी उस पर कोई रिएक्शन ना करें, फौरी उस पर चीखें नहीं। हाँ, वक्त ही उसको आप देखो कि बच्चा ऑलरेडी एक प्रॉब्लम के अंदर है, कि गलती करके एक डिप्रेस कैफियत के अंदर है। आप उसको मज़ीद डिप्रेस ना करें, आप उसको थोड़ा सा स्पेस और टाइम दें, और उसके बाद आप उसको बिठाएं और उसे समझाएं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी। तो उसके अंदर में बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस शेक नहीं होगा, कॉन्फिडेंस का लूज़ नहीं होगा। बच्चे की जितनी आप तारीफ़ कर सकते हो, जितना उसको उसका हौसला अफजाई कर सकते हो, जितना उसका प्रेज़ कर सकते हो, इतना ज़्यादा करेंगे। उसके अंदर में बच्चे की शख्सियत में लाजमन निखार आएगा, और बच्चे की शख्सियत में लाजमन कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके अटेनेबल गोल्स तय किए जाएँ। कभी कभी बच्चे को ऐसा काम दे देते हैं, एक ऐसा टास्क दे देते हैं, एक ऐसा गोल दे देते हैं जो उसके लिए अचीवेबल ही नहीं है। एक बच्चा है जो विन नहीं कर सकता, एक पोजीशन में नहीं आ सकता, हम उसको कहते हैं कि तुम्हारी अगर पहली पोजीशन नहीं आई तो तुम तो मेरे बच्चे ही नहीं हो, तुम्हें तो मैं ये नहीं करूँगा, तुम्हें वो नहीं करूँगा। असल में बच्चे का टारगेट सेट करने की ज़रूरत है उसके पोटेंशियल के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर उस कैपेसिटी में, अक्सर ये कहता हूँ कि एक बच्चा है जिसने पिछले टेस्ट में 40 नंबर लिए, इसमें उसने 50 लिए, और एक बच्चा जिसने पिछले टेस्ट में 50 लिए थे, इस दफ़ा उसने 52 लिए। आपकी ज़्यादा शाबाश का मुस्तहिक वो है जिसने 40 से 50 पे गया है, ना कि 52 वाला। 52 वाला ज़रूर उसका टॉपर ज़रूर है, लेकिन ग्रोथ रेट में और प्रोग्रेस में वो बच्चा उतना आगे नहीं है जितना ये बच्चा आगे है। तो जब आप बच्चे के अटेनेबल गोल्स को देंगे, और उसी हिसाब से हर बच्चे का टारगेट और टास्क अलग होना चाहिए। ये नहीं कि पूरी क्लास में जो टॉप करेगा वो टॉपर है। टॉपर्स को अलग आप कैटेगरी दें, दरमियान वालों को अलग दें, उससे नीचे वालों को अलग दें, स्लो लर्नर्स को अलग कैटेगरी में डालेंगे। तो आप उसके नतीजे में देखेंगे बच्चे को जब उसने एक टारगेट अचीव कर लिया, एक गोल उसने अचीव कर लिया, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वो आगे ज़्यादा कामयाब होगा। कभी भी बच्चे को नसीहत दूसरे बच्चों के सामने ना करें। डांटना तो है ही नहीं है ना, नसीहत भी करते हुए बच्चे की प्राइवेसी को, उसकी सेपरेट उसको रख के करेंगे तो उसके अंदर बच्चे के शख्सियत में चेंज भी आएगा, शख्सियत उसकी बदलेगी भी, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। अगर आप उसको बच्चों के सामने डांटेंगे, बच्चों के सामने उसे नसीहत करेंगे, तो उसके अंदर उसका कॉन्फिडेंस मज़ीद लूज़ होगा। इसी तरह बच्चे को कंपेयर ना करें। बच्चे के कंपैरिजन से भी बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। एक बच्चे का पोटेंशियल एक है, दूसरे का पोटेंशियल एक है। मुमकिन है उसको अपने एक ऐसी फील्ड के अंदर डाल दिया जो उसकी फील्ड ही नहीं थी, और एक बच्चा जो अपने राइट फील्ड के अंदर है तो यकीनन ज़्यादा ग्रो करेगा, ये उतना ग्रो नहीं करेगा। जब आपने उसके साथ उसको कंपेयर कर लिया, या उनके दोनों के दरमियान आपने मुकाबला तय कर लिया, तो ये समझिएगा कि मैं तो कभी भी इसको विन नहीं कर सकता, ये तो बहुत तेज़ है, ये तो बहुत लायक है, ये है वो है, मैं तो इसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। जब वो ये सोचेगा कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी कंपैरिजन ना करें, और कभी भी इस मवाज़ने में मुसाबकत के अंदर और मुकाबले के अंदर बच्चों को ना डालें कि जिसके नतीजे में एक बच्चा तो ग्रो कर रहा हो, लेकिन दूसरा बच्चा उसके नतीजे में लूज़ कर रहा हो। इसी तरीके से आप क्लास के अंदर बच्चों को इंडिविजुअल टास्क दें, इंडिविजुअल उसके टारगेट्स दें, इंडिविजुअल उसके प्लान्स दें, और इंडिविजुअल्स की बुनियाद पे उनकी असेसमेंट करें, इंडिविजुअल की बुनियाद पे उनकी शाबाश दें, और बच्चे को पास एंड फेल का ग्रेड उसके नंबर्स के टारगेट्स के हिसाब से होना चाहिए, ना कि 33% सबके लिए है। तो एक बच्चा जो आराम स्कूल से 33 हासिल करता है उसके लिए प्रॉब्लम है, और एक बच्चा जो मुश्किल स्ट्रगल करके 33 लिया उसने, तो वो तो ज़ाहिर कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। तो आप बच्चों के टारगेट्स अलग अलग सेट करें। उसके अंदर में आप देखेंगे कि बच्चे
आपके जो पोजीशन होल्डर हैं उनका मुकाबला, उसका टास्क बड़ा होता जाएगा, वो पोजीशन में भी आगे चलेगा। लेकिन बच्चा जो स्लो लर्नर है उसका टास्क कम है, उसका टारगेट कम है, तो उसी तरतीब। और मैं कहता हूँ कि एग्जामिनेशन सिस्टम को भी चेंज होना चाहिए। ये जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है इसकी भी कोई लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आती कि बस आपने एक ही लाठी से सबको हाँकना है, जिस तरतीब एक ही तरतीब से सबको लेके चलना है, तो इसके ऊपर भी चेंज होने की ज़रूरत है। ये था आज का हमारा मौजू, कॉन्फिडेंस, जो हम बेसिकली 7 C's ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, 7 C's ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो हमने 4 C हमारा जो था वो कॉन्फिडेंस था। इससे पहले हमने 3 C's के ऊपर बात कर चुके हैं, करैक्टर बिल्डिंग, कोलैबोरेशन एंड कैरियर काउंसलिंग, और आज हमने कॉन्फिडेंस के ऊपर बात की है। अगले सेशन में हम नेक्स्ट C के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह।